जब मैं एमपीपीएससी मेंस की तैयारी कर रही थी तो मैंने कई सारे नोट्स और बुक्स को देखा और समझा। उसके बाद मुझे अपने लिए निर्माण आईएएस की जो बुक्स हैं वो सबसे बेस्ट। हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या सिंह एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल। कल मैंने वर्ग 3 के बारे में डिटेल वीडियो डाला था। उसमें कई बच्चों ने पूछा कि मैम आपने एमपीपीएससी मेंस क्लियर किया है, तो उसके बारे में भी आप हमें गाइडेंस दीजिए, स्ट्रैटेजी बताइए कि आपने कैसे एमपीपीएससी मेंस 2 बार क्लियर किया है। तो आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें की, कैसे क्या स्ट्रैटेजी बनाई और क्या गलतियां मैंने नहीं की जिसके कारण मेरा एमपीपीएससी मेंस पहली अटेम्प्ट में बिना कोचिंग के और बिना किसी गाइडेंस के निकला। तो आइए चलिए इस पे डिटेल में बात करते हैं। हाउ आई क्लियर एमपीपीएससी मेंस इन फर्स्ट अटेम्प्ट विदाउट एनी कोचिंग एंड गाइडेंस। मैंने कैसे एमपीपीएससी मेंस पहले अटेम्प्ट में बिना किसी कोचिंग और गाइडेंस के क्लियर किया। तो इसके लिए कई सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैंने सोचे और मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई जिसके कारण मैं बिना किसी गाइडेंस और कोचिंग के एमपीपीएससी मेंस क्लियर कर सकी। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस एंड स्ट्रैटेजी। सबसे पहले तो हमें कोई भी एग्जाम हो तो उसके लिए हमें सिलेबस समझना चाहिए, और खासकर अगर वो एग्जाम एमपीपीएससी का है जिसमें कि कमीशन जो है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ढूंढ रहा है, तो वो उसमें एक्सपेक्ट करता है कि एक सर्टेन क्वालिटीज होनी चाहिए एस्पिरेंट्स के अंदर, इसलिए वो सिलेबस इस तरीके के डिजाइन किया जाता है। तो हमें सबसे पहले सिलेबस समझना चाहिए। मैंने खुद लाइन बाय लाइन सिलेबस पढ़ा और समझा कि आखिर सिलेबस में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या क्या मेंशन है। जैसा कि 6 पेपर हैं तो 6 पेपर के सबके अलग अलग मार्क्स हैं, उसमें सब में अलग अलग चीज़ें जो है तो पूछी गई हैं, जिसमें से 4th पेपर जो है तो मोरल वैल्यूज़, आप केस स्टडी आती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं जिससे पता चलता है कि हमारे अंदर किस तरीके की मोरल वैल्यूज़ हैं और सारी चीज़ें। इसलिए सबसे पहले सिलेबस समझिए एंड अकॉर्डिंग टू द सिलेबस अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। अब स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है सिलेक्शन ऑफ नोट्स एंड बुक्स फॉर एमपीपीएससी मेंस। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपके पास नोट्स और बुक्स ही नहीं होंगी मेंस की तो आप पढ़ेंगे कैसे। हमारा सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो क्या होता है, नोट्स या बुक्स। तो जब मैं एमपीपीएससी मेंस की तैयारी कर रही थी तो मैंने कई सारे नोट्स और बुक्स को देखा और समझा। उसके बाद मुझे अपने लिए निर्माण आईएएस की जो बुक्स हैं वो सबसे बेस्ट लगी मेंस के लिए, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे निर्माण आईएएस की जो बुक्स हैं एमपीपीएससी मेंस के लिए वो मुझे अपने लिए बहुत अच्छी लगी, बेस्ट लगी। उसमें कई पूरे टॉपिक जो है तो डिटेल्ड तरीके से पूरे कवर किए गए हैं। तो मैं आपको भी प्रिफर करूंगी कि आप भी जो है तो निर्माण आईएएस की जो बुक्स हैं उनसे पढ़ें और एक बार जरूर देखें कि आखिर वो बुक है कैसी। फिर जब हमने बुक्स को और नोट्स को सेलेक्ट कर लिया कि आखिर हम किससे पढ़ेंगे एमपीपीएससी मेंस, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है टाइम टेबल एंड शेड्यूल। टाइम टेबल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम टाइम टेबल बनाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर कंटिन्यूटी आती है, निरंतरता आती है। और किसी भी एग्जाम के लिए टाइम टेबल और कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बना सकते हैं। जैसे कि मैं उस टाइम पे जॉब भी कर रही थी, तो मेरा जो टाइम टेबल था वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 to 8 आवर्स का ही बन पाता था। पर अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं और आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 10 आवर्स का भी टाइम टेबल बना सकते हैं। परंतु टाइम टेबल बनाते टाइम आप ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि उस टाइम टेबल में अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप आंसर राइटिंग के लिए जरूर टाइम निकालें। अगर आप स्टार्टिंग फेज में हैं अभी मेंस के, तो आप भले ही आधे घंटे ही लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, पर लिखिए जरूर, क्योंकि हम सोचेंगे कि अरे हम बाद में कर लेंगे तो फिर वो बाद में नहीं हो पाएगा और एग्जाम हॉल में हम जरूर गड़बड़ी करके आ जाते हैं। इसीलिए मैंने खुद जो है तो अपने टाइम टेबल और शेड्यूल में आंसर राइटिंग के लिए आधे घंटे 1 घंटे रोज जो है तो मैं लिखा करती थी, जिससे मुझे ये बेनिफिट हुआ कि मैं जब एग्जाम हॉल में पेपर देती थी मेंस का, तो मेरा पेपर हमेशा जो है तो टाइम से पहले कंप्लीट हो जाता था। मुझे कभी भी ये हड़बड़ी नहीं हुई कि अरे मेरा टाइम खत्म हो जा रहा है और मेरा पेपर छूट गया हो। इसी कारण से मुझे लगता है यही सबसे प्लस पॉइंट था कि मेरा पेपर छूटा नहीं, इसीलिए मेरा पेपर निकला, मैंने मेंस क्लियर किया। अब जब आपने टाइम टेबल बना लिया, शेड्यूल बना लिया, उसके बाद नेक्स्ट आता है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। यानी हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, हम उतने ही ज़्यादा किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होते जाएंगे। तो इसीलिए क्या करना है, हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और आंसर राइटिंग ये नहीं कि हम सिर्फ लिखते जाएं और वो करते जाएं, आप
अपना इवैल्यूएशन कीजिए। आप अपने जहाँ से भी आप टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, आप वहाँ पे अपना इवैल्यूएशन की करवाइए, और वो जब कर दे उसके बाद खुद आप अपना इवैल्यूएशन कीजिए कि आखिर मेरे मार्क्स कहाँ कम हो रहे हैं। क्या मैं स्पेलिंग मिस्टेक, बहुत बच्चे होते हैं कि वो स्पेलिंग मिस्टेक मतलब गलत लिखते हैं, तो इसमें आप देखिए कि कहीं आप जो लिख रहे हैं, शब्द लिख रहे हैं, उसमें कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। हिंदी मीडियम वालों को तो खासकर ज़्यादा दिक्कत होती है कि मात्राओं का कभी कभी उनसे मिस्टेक हो जाता है, कई सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पहले से करो। जो भी छोटी छोटी गलतियां हैं, बारीकियां हैं, आप उनको पकड़ें, ढूंढें कि कैसे आप उसमें अपने आप को और बेस्ट बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। उसके साथ में आंसर राइटिंग के साथ साथ में आप जहाँ पे भी मैप की रिक्वायरमेंट हो, फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट हो, आप वहाँ पे फ्लो चार्ट और मैप जरूर बनाएं, क्योंकि इससे जो है तो कॉपी भी आपकी अट्रैक्टिव दिखती है, फिर आप कम शब्दों में ज़्यादा अच्छे से आंसर लिख पाते हैं। और जो चेकर होते हैं, एग्जामिनर, उनको भी जो है, इवेल्युएटर को भी कॉपी अच्छी लगती है, जिससे आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। इसलिए मैप की जितनी ज़्यादा हो, मध्य प्रदेश की मैप की, इंडिया के मैप की, आप प्रैक्टिस करें कि आप बहुत अच्छे से इंडिया और एमपी का मैप बना सकें। फ्लो चार्ट, कई तरीके के फ्लो चार्ट होते हैं, आप फ्लो चार्ट सीखिए किस किस तरीके के फ्लो चार्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में ध्यान दीजिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट की हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, रिवीजन, रिकॉल एंड रिपीट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिवीजन, रिकॉल एंड रिपीट। कोई भी चीज़ है, हमने एक बार पढ़ लिया, लेकिन अब जब हम उसको रिवाइज ही नहीं करेंगे, उसको याद ही नहीं करेंगे, तो हमसे वो नहीं बनेगा, हम भूलते जाएंगे। तो इसलिए क्या करना है कि हमने एक बार जो चीज़ पढ़ ली है, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। मैं खुद मेंस आते तक निर्माण आईएएस की जो बुक्स होती थी, मैं उसको 5 से 6 बार एटलीस्ट मैं रिवाइज कर लिया करती थी, जिससे कि मुझे बहुत बेनिफिट होता था। और मैं कोई भी जो भी चीज़ें मैं भूल सकती हूँ, वो मैं भूलती नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं उसको कई बार रिवाइज कर लेती थी, रिकॉल कर लेती थी। तो ये चीज़ें आपको भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी अगर आप रिवीजन कर रहे हैं। आप कोई भी चीज़ देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ को बहुत दिन से नहीं पढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो याद तो होगा, लेकिन उतने श्योरिटी के साथ, क्लैरिटी के साथ वो चीज़ें याद नहीं होंगी। इसलिए कहते हैं कि रिवीजन कीजिए, बार बार किसी भी चीज़ को पढ़िए। अब आपने जब रिवीजन कर लिया, अब रिवीजन करने के बाद जो मैंने बनाया है, मिस्टेक्स आई डिड नॉट मेक, जो गलतियां मैंने नहीं की, जो गलतियां मैंने नहीं की वो मैं आपसे भी शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप भी ऐसी गलतियां ना करें तो शायद आपके मेंस निकलने के चांस 100% हो सकते हैं। तो सबसे पहली गलती जो मैंने नहीं की, मैंने अपनी जो बुक्स हैं और नोट्स, मैंने अपनी बुक्स और नोट्स को बदला नहीं। कई लोग क्या होते हैं कि एक बुक को पढ़ लिए, बोले अरे यार इससे आएगा कि नहीं आएगा, मैं दूसरी बुक पढ़ लेता हूँ। ऐसा बिल्कुल मत करिए। अगर आप बीच में, अगर आप अपने नोट्स और बुक्स बदल रहे हैं, 110% आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। आप अगर एक बार जो भी बुक आपने सेलेक्ट कर ली है, नोट सेलेक्ट कर लिया है, आप उसी पे अड़े रहिए, उसी को पढ़िए और उसी को कई बार रिवाइज करिए। क्योंकि मैं मान सकती हूँ कि किसी एक बुक में 2-3 टॉपिक नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी बुक में पूरी चीजें नहीं होंगी। और आप उस 2-3 टॉपिक के लिए जो है तो आप पूरा का पूरा अपना मतलब पूरा पूरा पढ़ाई ही खराब कर दे रहे हैं। इसलिए आप इन सब चीजों से बचिए। दूसरा होता है कि सोशल मीडिया पे टाइम ज़्यादा मत दीजिए। मैं जब एमपीपीएससी मेंस की तैयारी कर रही थी ना, मैं इंस्टा चलाती थी ना मैं फेसबुक, मैं किसी भी सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करती थी। लेकिन आप अगर कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन उसके लिए भी एक टाइम फिक्स करिए कि मेरी इतनी जब पढ़ाई हो जाएगी उसके बाद ही मैं इंस्टा या फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया ऐप आप यूज़ करते हैं उसका यूज़ करेंगे। इसलिए जो दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहूँगी, गलती वो ये है कि सोशल मीडिया ज़्यादा स्क्रॉल मत कीजिए। तीसरा है, किसी भी एक टॉपिक पे ना उलझिए। मैं किसी भी एक टॉपिक पे नहीं उलझी। मान लीजिए कोई टॉपिक, मैं मैथ पढ़ रही हूँ या कुछ भी, मुझे एक टॉपिक उसमें टफ लग रहा है, तो मैं ये नहीं कि मैं उसी पे उलझ के और मैं अपने 3 से 4 घंटे या एक दिन पूरा अपना वेस्ट कर दूं। नहीं, मैं क्या करती थी, मैं उस टॉपिक को पढ़ के, और अगर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं अभी उसको स्किप कर देती थी। फिर मैं क्या करती थी कि फिर मैं जब अगली बार बाकी सारी चीज़ों को रिवीजन कर रही हूँ, तो बाकी सारी चीज़ें तो मुझे ईजिली याद हो गई रिवीजन करते टाइम। वो बचा 1-2 टॉपिक, तो वो 1-2 टॉपिक में अपना ज़्यादा टाइम देती थी, तो वो मुझे जो पहली बार समझ में नहीं आया, वो मुझे दूसरी तीसरी बार समझ में आ जाता था। इसीलिए किसी भी टॉपिक में उलझना नहीं है, किसी भी टॉपिक में रुकना नहीं है, अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी है। ये 3 गलतियां हैं जो मैंने नहीं की हैं। आप भी अगर नहीं करेंगे तो आपके भी निकलने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी एक स्ट्रैटेजी थी जो कि मैंने फॉलो की है और एमपीपीएससी मेंस अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना किसी कोचिंग और बिना किसी गाइडेंस के क्लियर किया है। अगर, और दोस्तों, एमपीपीएससी कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
अगर आप भी क्लियर कर सकते हैं, अगर मैं क्लियर कर सकती हूँ तो आप भी क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी आप लोग जैसे ही एक आम लड़की हूँ। बस उसमें क्या चाहिए, एक फिक्स्ड डायरेक्शन हो, एक अच्छी रणनीति हो, स्ट्रैटेजी हो और डिसिप्लिन हो, कंसिस्टेंसी हो। ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो आप निश्चित ही तौर पर अपनी मंजिल को एक दिन पा लेंगे और MPPSC में क्लियर कर लेंगे। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।